नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो लाल कृष्ण आडवाणी की बात माने तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फल फूल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जमीन मिलना शुरू हुई है, जिसके बीज आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से डाले थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ये बात बहुत मतलब रखती है। कई विरोधी हल्ला किए हुए हैं कि मोदी सरकार संघ विचारधारा के पोषक चेहरों को थोप रही है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों के आला पदों पर अजब अनजान लोग बैठे हैं। फिल्म के FTII संस्थान में चेयरमैन पद पर गुलजार, श्याम बेनेगल जैसे नामों को दरकिनार कर गजेंद्र चौहान को बैठाया गया। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय संग्रहालय आदि पर संघ परिवार के प्रतिबद्ध लोग काबिज हुए हैं। अपना मानना है कि मोदी सरकार को जनादेश प्राप्त है। उस नाते अपने विचार, अपनी सोच के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वह लाती है तो वह उसका हक है। योग उत्सव भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा बनता है। सवाल है, नेहरू युगीन सोच के भारत राष्ट्र राज्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या प्रतिस्थापित हो सकता है? संस्कृति के अपने विचार को मूर्त रूप देना आसान काम नहीं होता। क्या ये काम महाभारत सीरियल के एक सामान्य अभिनेता गजेंद्र चौहान, मुकेश खन्ना, पहलाज निहलानी या शिक्षा इतिहास में दीनानाथ बत्रा, वाई सुदर्शन राव जैसे लोगों के बूते संभव है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 दिग्गज क्षत्रप नेता इन दिनों मुश्किल में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चारों किसी न किसी विवाद से घिरे हैं। इनमें से फडणवीस को छोड़कर 3 क्षत्रप ऐसे हैं जिनके ऊपर पिछले 1 साल से तलवार लटकी हुई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इस बात की चर्चा रही है कि ये तीनों हटाए जा सकते हैं। ये भी खबर थी कि प्रधानमंत्री इन तीनों को केंद्र की राजनीति में लाना चाहते हैं, लेकिन एन केन प्रकारेण 1 साल में इनकी कुर्सी बची रही। लेकिन अब संकट गहरा गया है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष इन चारों मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाएगा। व्यापम घोटाले में एक के बाद एक हो रही मौतों ने शिवराज सिंह को मुश्किल में डाला है। भाजपा और RSS दोनों उनका खुलकर बचाव नहीं कर रही हैं। ललित मोदी मामले को लेकर संसद का अगला सत्र नहीं चलेगा, जिससे वसुंधरा राजे पर अपने आप फोकस बना रहेगा। इसी तरह रमन सिंह की सरकार में कथित तौर पर हुए 36,000 करोड़ के PDS घोटाले को जिस तरह कांग्रेस ने दिल्ली में हाईलाइट किया है, उससे लग रहा है कि वह इस मुद्दे को भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। फडणवीस के लिए भी अपने 5 आरोपी मंत्रियों का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। विपक्ष को प्रधानमंत्री की अथॉरिटी पर सवाल उठाने का मौका मिला है। एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों पर लग रहे आरोपों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से उनके नेतृत्व पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के क्षत्रपों की ताकत की वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यवाही करेंगे, पर उसका समय वे खुद तय करेंगे। वे मीडिया के हल्ले या घटनाओं के आगे मजबूर होकर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इससे न तो उनके नेतृत्व की धमक बनेगी और न पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। विपक्ष ने इस बात का बहुत प्रचार किया कि वसुंधरा राजे के साथ 110 विधायक हैं, इसलिए उनको हटाने का फैसला नहीं हो रहा है। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के साथ भी विधायकों का बहुमत होने की चर्चा रही, पर नरेंद्र मोदी के फैसले इससे प्रभावित नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक वे मीडिया में हल्ला खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के एक जानकार नेता ने बताया कि व्यापम का मामला आया तो ललित मोदी का विवाद पीछे छूट गया। बहुत जल्दी लोग उसे भूल जाएंगे। कोई नया मामला आ जाएगा तो लोग व्यापम और PDS भी भूल जाएंगे और तब वे कार्यवाही करेंगे। अभी कार्यवाही करने पर विपक्ष को हावी होने का मौका मिलेगा और किसी एक को हटाने से काम भी नहीं चलेगा।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी नई बनी राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल करेगी। भाजपा इस बार दूसरी पार्टियों के बागियों को अपना चुनाव चिन्ह नहीं देने जा रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कांग्रेस और प्रादेशिक पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी के टिकट पर लड़ाया था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी रणनीति बदली हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा को ऐसी फीडबैक मिली है कि अगर उसने राजद और जदयू के बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया तो जनता में उनसे नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पार्टी ऐसे उम्मीदवारों से दूरी बना रही है, लेकिन उसे इनके जरिए राजद और जदयू के वोट बैंक में सेंध भी लगानी है, इसलिए वह इन्हें लड़वाएगी। इसके लिए पप्पू यादव और साधु यादव की पार्टी का इस्तेमाल हो सकता है। पप्पू यादव ने जन क्रांति अधिकारी पार्टी बनाई है तो साधु यादव ने गरीब जनता दल सेकुलर का गठन किया है। दोनों नेता हर सीट पर लालू प्रसाद के वोट काटने में सक्षम है। दूसरी ओर 90 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पिछले चुनाव में राजद के उम्मीदवार जदयू के मुकाबले दूसरे नंबर पर रहे थे। इन सीटों पर सबसे ज्यादा बगावत होगी। इन सीटों पर बागी होने वाले उम्मीदवार पप्पू या साधु यादव की टिकट पर लड़ेंगे। भाजपा इस लड़ाई में इन दोनों नेताओं की मदद भी कर सकती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। व्यापम घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जोरदार हमला करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सिंह व्यापम घोटाले से जुड़े 45 व्यक्तियों की मौत की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बर्खास्त किया जाना चाहिए और व्यापम घोटाले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को अगली असामान्य मौत से पहले सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। पीसी चाको ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लिए और यहाँ की समस्याओं को देखने के लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं, परंतु आज जो गंभीर हालात पैदा हुए हैं उसको देखते हुए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापम घोटाले मसले पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे चुप्पी तोड़ने और हस्तक्षेप करने की उम्मीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने से संबंधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका व्यापम घोटाले मामले के तहत की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई 9 जुलाई को करेगी। इस याचिका के साथ ही सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले के संबंध में दायर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की भी याचिका पर सुनवाई करेगा। दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच की मांग के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। गौरतलब है कि व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को आरोपी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और 5 मध्य एशियाई देशों की 8 दिवसीय विदेश दौरे पर आज रवाना हो गए। इस विदेश दौरे के दौरान वे ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठकों में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा की शुरुआत उज्बेकिस्तान से होगी। इसके बाद वे 7 जुलाई को कजाकिस्तान जाएंगे, 8 जुलाई को रूस और 10 जुलाई को तुर्कमेनिस्तान, 11 जुलाई को किर्गिस्तान और 12 जुलाई को तजाकिस्तान जाएंगे। रूस के उफा में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में भारत को 6 सदस्यीय देशों के समूह की सदस्यता मिलने की संभावना है। अभी तक भारत को इस समूह में केवल पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ब्रिक्स शिखर बैठक में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने संबंधी विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार एकीकृत राज्य की विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगी और न ही अलगाववादी ताकतों का समर्थन करेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ बड़े कदमों की योजना बना रही है और कई बार संदेह उठता है कि क्या हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा के अनुरूप काम कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शहीद थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ये संदेह है, मैं उन सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया में हिंदू राष्ट्रवाद की सोच है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संघ परिवार का हुंकारा भी है, पर शब्दों से जुमलों से बात नहीं बना करती। इस सब के लिए ज्ञानी ध्यानी बौद्धिक क्षमताओं ज्ञानवान मूर्तिकारों से खाद पानी चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता से अभिभूत होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को जमीन मिलनी शुरू हो गई है। क्या सचमुच ऐसा है? असल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दायरा बहुत विशाल है। इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर चीज शामिल है। योग भी उसमें है तो संस्कृत भी है और आयुर्वेद भी है। तभी आडवाणी के कहने के गहरे मायने निकल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने योग, संस्कृत, आयुर्वेद सबको बढ़ावा देने वाले काम किए हैं। विदेश मंत्रालय में संस्कृत के विस्तार का काम देखने के लिए नियुक्ति हो रही है और दूरदर्शन पर संस्कृत का बुलेटिन शुरू होने वाला है। अर्धसैनिक बलों के लिए योग अनिवार्य कर दिया गया है। तो हिंदू एजुकेशन बोर्ड ने एक प्रस्ताव देकर कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई में आयुर्वेद को शामिल किया जाए। ये सारी चीजें भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जिनका फलना फूलना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इतना ही नहीं, मोदी की सरकार में पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक उन हिंदू योद्धाओं की सुध ली जा रही है जिन्हें इतिहास में करीब करीब भुला दिया गया है। इसी तरह मोदी की सरकार ने कांग्रेस के भीतर नरम हिंदुत्व के पैरोकार माने जाने वाले नेताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मदन मोहन मालवीय और पीवी नरसिंह राव तक को महिमा मंडित करना भी शुरू किया है। भारत की शिक्षा, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करने वाली संस्थाओं में हो रही नई नियुक्तियां भी इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि केंद्र सरकार पुराने ढर्रे को बदल रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि यह पहली सरकार है जो पूरी तरह से गैर कांग्रेसवाद का गुण सूत्र लिए हुए है। सो यह बहुत स्वाभाविक है कि सरकार इतिहास, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हुई उन कथित गलतियों को बदले जिन पर वह विपक्ष में रहते सवाल उठाती रही है। इन तमाम सामयिक घटनाओं पर बारीक नजर रखने वाले आडवाणी ने इनके महत्व को बूझा होगा और तभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के फलने फूलने की जमीन मिलने की बात कही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के कुछ खतरे भी हैं, जिन्हें निश्चित रूप से सरकार ने भी समझा हुआ है। पहला खतरा तो पिछले 6 दशक में स्थापित हुई संस्थाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की है। सरकार जिन लोगों को कला, संस्कृति, इतिहास या शिक्षा का काम संभालने के लिए नियुक्त कर रही है, उनकी योग्यता और क्षमता सवालों के घेरे में है। उनकी विद्वत्ता पर उठ रहे सवालों को सिर्फ यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष का काम विरोध करना है। पुणे के भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान के छात्र विपक्ष नहीं है। दूसरा खतरा देश की एक बड़ी आबादी के मन में पैदा हो रहे अविश्वास का है। उसे रोकने के लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर कई संस्थाओं को लोगों को उकसाने का मौका मिलता है, जैसा पिछले दिनों देखने को मिला। एक अल्पसंख्यक संस्था ने मदरसों के मौलवियों, इमामों को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे अपने ऊपर आ रहे खतरों का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े हों। भारत की प्राचीन संस्कृति का गौरव बहाल करने के लिए हो रहे काम को किसी एक धर्म के उत्थान के साथ जोड़कर देखे जाने के खतरे को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुमले पर चर्चा करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी ने योग उत्सव से अभिभूत होकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जमीन मिलती बूझी, पर जमीन उर्वर है या बंजर? बीज यदि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो नासमझ मंद बुद्धि किसान क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहलाती फसल पैदा कर पाएंगे? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि मंदिर आंदोलन से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो बीज डाले थे उनको अब जमीन मिल रही है, वो फल फूल रहा। क्या मानना है आपका? देखिए, जहाँ तक इस शब्द का प्रश्न है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका प्रयोग सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने लेखों में और भाषणों में किया, लेकिन उनके भी पहले वीर सावरकर ने इसकी नींव रखी और गुरु गोलवलकर ने इसकी विवेचना की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बड़ा गहरा शब्द है और उस शब्द को मैं समझता हूँ
कि उसमें सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं है। वो सारे संप्रदायों को, सारे भारत के नागरिकों को और भारत के भूत को, वर्तमान को और भविष्य को, सबको समाहित करके जोड़कर इस देश को आगे बढ़ाने की एक आधारशिला है, वैचारिक आधारशिला। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसके जो सबसे बड़े वकील बन रहे हैं, इसके जो सबसे बड़े मुखर प्रवक्ता बन रहे हैं, वो लोगों की करनी देखता हूँ और कथनी भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी समझनी क्या है, इनका समझना क्या है। मतलब ये नहीं, पहले तो अभी ये आया जाए कि वो जो जमीन मिल रही है, क्या जमीन मिल रही है, वो जमीन क्या सचमुच में उर्वर जमीन है या वो बंजर जमीन है? क्योंकि बुनियादी बात तो ये है कि वो बीज पड़ गए हैं, जमीन मिल रही है बीज को, लेकिन सचमुच में कुछ जमीनी तौर पर उसकी तैयारी है, जमीन है कुछ दमदार, खाद पानी है उसका? ये बीज तो बड़ा प्रबल है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। वो तो सावरकर के समय से आपके अनुसार चला आ रहा, तो वो कोई लाल कृष्ण आडवाणी की बदौलत नहीं है नहीं। वो सिलसिला, लेकिन वो सिलसिला अभी तक नहीं हुआ और अभी भी बीज की बात है, तो इसका मतलब इसमें दम नहीं है? नहीं, दम तो बहुत है, लेकिन इसमें जो बीच बीच में बुलबुले उठा देते हैं, कभी कोई महाराज बोल पड़ता है, कभी कोई सन्यासी बोल पड़ता है, कभी कोई संघ का कार्यकर्ता बोल पड़ता है, उससे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और लोगों को असली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है इसका पता ही नहीं चलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भाषा का सवाल है, भूषा का सवाल है, भेषज का सवाल है, हमारी विदेश नीति का सवाल है, हमारे संगीत का सवाल। बतौर एक राष्ट्र राज्य की तमाम बुनावट, तमाम सतत उसके उसमें है, बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर ये सवाल है कि वो कह तो रहे हैं, ये भले योग उत्सव हो या तमाम इस तरह का आयोजन, या जो संस्थाएं हैं, भले वो इतिहास वाली संस्था हो या भले कला संस्कृति इनकी हो, उनमें लोग जिस तरह बैठ रहे हैं, क्या वो सांस्कृतिक वो भी है, क्या नींव है क्या उसकी, उससे कुछ बनता हुआ लगता है? नहीं, आप देखें कि अभी जिन पर विवाद छिड़ा हुआ है देश में कि फला अकादमी, फला संस्था, फला बोर्ड, फला इंस्टीट्यूशन, उसमें फला आदमी को बैठा दिया है, तो ये सब अज्ञात कुलशील लोग हैं। संस्कृत में इनको अज्ञात कुलशील कहते हैं। आप तो उनके नाम भी गजेंद्र चौहान है, लेकिन मुझे तो मुकेश खन्ना या इन लोगों के नाम में पहली बार सुन रहा हूँ। जिस क्षेत्र में ये लोग प्रसिद्ध हैं या प्रसिद्ध होने का दावा करते हैं, पता नहीं उस क्षेत्र के लोगों ने भी इनके नाम सुने हैं कि नहीं। अगर इन लोगों में कोई कर्तृत्व होता तो सारे देश में इनका नाम एक तर्क ये है कि नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया या उस समय की जो थीसिस थी, उसमें वो जो लोग तैयार हुए वो 50-60 साल के सरकार के प्रशय से और उसके कारण हुआ, और अभी संघ या भाजपा के जो ये लोग हैं तमाम, इनको कोई प्रशय नहीं मिला, नाम न बन पाया, इसलिए ये अभी उसके चलते ये लोग वो नहीं है, मतलब ये इनसे चिन्हित नहीं होती बात। नहीं, ये बात तो ठीक है। और इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में से लेकर अब तक जो रहा, इतिहास लिखने वाले लोग, जो राजनीति शास्त्र का विवेचन करने वाले लोग, ललित कलाओं में ज्यादातर लोग ऐसे रहे जो पश्चिम से प्रभावित रहे आधुनिकता के नाम पर, या मार्क्सवाद के वो प्रचारक से रहे, और जो मूल राष्ट्रवादी भावना है जिसका आधार संस्कृत के, प्राकृत के, पाली के स्रोत हैं, उनसे विरत रहे वो लोग। तो वो सच्चे एक राष्ट्र की जो व्याख्या होनी चाहिए थी इतिहास की हमारी, वो हुई नहीं आज तक। उसकी व्याख्या करने के लिए हमको ठोस विद्वान चाहिए, लेकिन पता नहीं जिन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि भाजपा के पास, संघ के पास योग्य और बहुत प्रतिभाशाली लोग नहीं, वो भी नहीं, टोटा। उस नाते पूरा आपको जो समझ में आता है कि ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो आशावाद आडवाणी ने व्यक्त किया है, बताया है, वो कोई ठोस नहीं, कुछ ठोस संभावना लिए हुए नहीं है कि इसके लिए जो एक चरम बौद्धिकता चाहिए और जो निर्भीकता चाहिए और निष्पक्षता चाहिए, ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे लोग ये ढूंढेंगे कहाँ? ऐसे लोगों को अपने साथ ये जोड़ना ही नहीं चाहते, ये तो अपने से छोटे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये जो भारत का तंत्र सारा जोड़ने का, और उसके बजाय ये नहीं कि पूरा जमीन से इस तरह के वो निकलना चाहिए था। इतना बड़ा आंदोलन या जो भी कुछ भी हो, एक अगर आबो हवा बदली है तो अपने आप प्रस्फुटित होने चाहिए थी ये चीजें, ये होना चाहिए। लेकिन आबो हवा उन लोगों की बदली है जो स्वतंत्र विचार को पसंद ही नहीं करते हैं। वो एक बंधी बंधाई पंक्ति में, लाइन में चलते हैं, तो उनके पास वैसे ही लोग आएंगे। और स्वतंत्र विचार को मान्यता देने के लिए सहनशीलता, बौद्धिक सहनशीलता बहुत आवश्यक है। जो आपके विरुद्ध भी हैं, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं कि नहीं? अगर सुनना चाहते हैं
तो आपका क्षेत्र विस्तार होगा। और कांग्रेसियों का क्षेत्र विस्तार इसीलिए हुआ कि कांग्रेसियों ने जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे उनको भी अकादमिक संस्थाओं में आने दिया। तो आप ऐसे लोगों को भी आने दें जो आपसे विचार से सहमत नहीं है। असली लोकतंत्र यही है। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।